हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, कितने लाइंस के टाइप हैं, किसका कहाँ पर यूज़ हमने करना है। कंटिन्यूअस थिक लाइन देखा था, कंटिन्यूअस थिन लाइन देखा था, उसके बाद हमने डैश लाइन देखा था, फिर चैन थिन लाइन देखा था। तो ये सब चीज़ों का यूज़, ये सब जो लाइंस हमने देखा था उसका यूज़ भी हमने देख लिया था कि कौन से लाइंस का कहाँ पर आपको यूज़ करना है और किसके लिए कौन सा पेंसिल का यूज़ करना है। अब आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या इसके मेथड्स है, क्या क्या इसमें लाइंस का ज़रूरत पड़ता है, वो सब हम लोग यहाँ पर डायमेंशनिंग में देख लेंगे। वैसे आपको बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF अटैच कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक इंस्टा मौजू करके आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है PDF, डाउनलोड PDF ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करके लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आई थिंक 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, जिसमें से डिफरेंट चैप्टर्स के मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। अभी आपका कुछ पोर्शन कवर हुआ है, तो डाउनलोड करके जो पोर्शन कवर हुआ है वो आप बना सकते हैं। वहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो इससे आई थिंक जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं उससे आपका काफ़ी अच्छा खासा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जो 20 आपका आने वाला है एक्सटर्नल एग्जाम में, उससे अच्छा खासा कवर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर डायमेंशनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो डायमेंशनिंग हम लोग क्यों करते हैं, सबको पता होगा। कोई भी चीज़ अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है या ड्राइंग करना है या उसे हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसका कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये हम लोग बोर्ड ही बनाना होगा तो बोर्ड का भी कुछ डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पर इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ यहाँ पर हाइट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोर्ड को बनाया जाएगा। तो कोई भी बनाने वाला जो है, जो इंजीनियर है या जो डिज़ाइन करने वाला है उसको है, तो उसको डायमेंशन पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशन जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या डायमेंशन दिया हुआ है, तभी तो वो उसको डिज़ाइन कर पाएगा। तो उसका हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे कि ये 6/4 है, तो मतलब 6 फीट इंटू 4 फीट है, तो फीट में दिया हुआ है। तो ये फिट उसको कैसे पता चलेगा कि ये 6 है, ये 4 है। तो जो ड्राइंग किया हुआ होता है उसमें लिखा हुआ होता है साइड में इतना बाई इतना है, तो उसी को हम लोग डायमेंशनिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर ये डस्टर हमें बनाना है, ये डस्टर का कुछ लेंथ होगा, कुछ यहाँ पर विड्थ होगा, मान लीजिए जैसे रखा हुआ है, ये लेंथ है, कुछ इसका विड्थ है, कुछ हाइट है। तो ये सब कहाँ पर हमें दिखेगा, ये सब ड्राइंग में हमें दिखना चाहिए कि इसका लेंथ आपको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है या 150 mm है, हाइट जो है आई थिंक 3 सेंटीमीटर है या आई थिंक 2 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ दिखेगी, ड्राइंग में दिखेगी। तो जो बगल में लिखा हुआ होता है लेंथ लेकर, एक डायमेंशनिंग लाइन लेकर, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो डायमेंशनिंग किया हुआ है। डायमेंशनिंग का रिक्वायरमेंट कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमें डिज़ाइन करना है या ड्राइंग करना है, तो हमें पता वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि उसका क्या डायमेंशन है, कितने डायमेंशन का हमें उसको बनाना है वो प्रोडक्ट को। तो डायमेंशनिंग में कुछ लाइंस आपको दिखते होंगे, मैं दिखाता हूँ कैसा वो दिखता है आपको। साइड में मैं बनाता हूँ फिलहाल क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे किस लाइन को क्या बोलते हैं और किसको किस लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। डायमेंशनिंग लाइन है जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ की जाती है, वो हम देखेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ ये डायमेंशनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग भी यूज़ किए होंगे पहले, लेकिन एग्जैक्ट उतना डिटेल नहीं पता होगा। आप लोग तो हमेशा यूज़ करते आ रहे होंगे, बिकॉज जहाँ पर भी हमें ड्राइंग करना होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ उसका डायमेंशन देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या क्या है दिया हुआ। फिलहाल मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये डायमेंशन लाइन है। डायमेंशनिंग लाइन मतलब डायमेंशनिंग के लिए जो पूरा ये हम लोग यूज करते हैं, इसमें कौन सी क्या होता है वो अभी हम लोग 1 by 1 देखने वाले हैं। ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा डस्टर को बनाना था, तो मान लीजिए ये डस्टर हमने यहाँ पर बनाया। अब उसका लेंथ अगर हम लोग को शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डस्टर मान लीजिए बना हुआ है, जल्दी बना देता हूँ। यहाँ पर डस्टर मान लीजिए बना हुआ, तो इसका अगर लेंथ शो करना होगा तो हम लोग नीचे में एक लाइन ऐसा करके शो करते हैं, जिसको डायमेंशनिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ऊपर वाला। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है, किन किन लाइन से मिलकर ये बना होता है। सबसे फर्स्ट होता है हमारा डायमेंशनिंग लाइन।
जब लाइन आपको पढ़ाना था तो वहां पर लिखा था मैं, जब कंटिन्यूअस थिन लाइन हम लोग पढ़े थे तो वहां पर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में लिखे थे कि उसका यूज हम लोग सबसे फर्स्ट जो है वो डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ करने में यूज करते हैं। तो इसमें से डायमेंशनिंग लाइन यहाँ पर आपको कौन सा है मैं बता दूं। यहाँ पर डायमेंशनिंग लाइन जो बीच का लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये डायमेंशनिंग लाइन है। इसको मैं ऐसे करके शो कर देता हूँ। ये जो लाइन है बीच का जो लाइन है वो हमारा डायमेंशनिंग लाइन है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब मैं बता रहा था लाइंस के बारे में तो वहां पर बताया था कि डायमेंशनिंग लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लाइन हम लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज करते हैं या कंटिन्यूअस थिन लाइन यूज करते हैं। वहां पर आपको बताया था एग्जांपल देकर कि कौन सा लाइन हम लोग यूज करते हैं। तो बीच का लाइन जो है वो डायमेंशनिंग लाइन है, उसको हम लोग डायमेंशनिंग लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा लाइन यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट में कि कौन सा लाइन यहाँ पर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है एक्सटेंशन लाइन। अब इसमें एक्सटेंशन लाइन आपको बताना है। डायमेंशनिंग लाइन कौन सा लाइन यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो बीच का लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, आपको लाइट पेंसिल का यूज करके मतलब हार्ड पेंसिल का यूज करके इसको ड्रॉ करना है। बीच का लाइन जो डायमेंशनिंग लाइन है। अब सेकंड हम लोग देख रहे हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन को भी हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन से ही यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन का ही यूज करके बनाते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन से ही हम लोग एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। अब इसमें एक्सटेंशन लाइन कौन सा है आपको बताया था, वहां उस दिन भी बताया था। जो साइड का जो वर्टिकल यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों साइड जो एरो हेड के बगल में होता है, ये एरो हेड है, इसके जो बगल में जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वो एक्सटेंशन लाइन होता है। ये जो लाइन है यही हमारा एक्सटेंशन लाइन है। दोनों साइड, मैं एक साइड ही नाम शो कर रहा हूँ एक्सटेंशन लाइन, ये दोनों साइड होगा। इस लाइन को भी एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे और इस लाइन को भी एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, दोनों हमारा एक्सटेंशन लाइन है। यहाँ पर ये जो डायमेंशनिंग हम लोग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, इसलिए एक्सटेंशन लाइन जो है वो वर्टिकल है। अगर डायमेंशनिंग हम लोग वर्टिकल करेंगे तो एक्सटेंशन लाइन जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो एक्सटेंशन लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये हम लोग हॉरिजॉन्टल किए हैं या फिर वर्टिकल किए। इसी को मान लीजिए अगर हम लोग रोटेट करके वर्टिकल किसी का अगर हाइट हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता, मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका हम लोग को हाइट अगर शो करना होता तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके शो करते हैं, एरो यहाँ रहता, उसके इसमें ये एक्सटेंशन लाइन हो जाता, ये एक्सटेंशन लाइन हो जाता। उसी टाइप से हम लोग करते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो बोला जाता है कि 3 mm के आसपास इसका लेंथ होना चाहिए। 3 mm के आसपास बहुत ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे, 3 mm 4 mm के आसपास होना चाहिए। तो एग्जैक्ट नहीं है, आप लोग को बस अंदाज से कर देना है कि ऊपर भी लगभग बराबर रहे और नीचे भी लगभग देखने में बराबर रहे, उसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, बीच वाले को डायमेंशनिंग लाइन बोले, इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन से शो करते हैं। एक्सटेंशन लाइन को भी कंटिन्यूअस थिन लाइन से शो करते हैं। ये वर्टिकल यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिकल हो जाएगा और वर्टिकल केस में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। थर्ड जो है एरोहेड है। एरोहेड ये 3 थिंग्स से मिलकर हमारा डायमेंशनिंग होता है। फर्स्ट डायमेंशन लाइन, सेकंड एक्सटेंशन लाइन और थर्ड है हमारा एरोहेड। तो एरोहेड का जो साइज होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा ये मैं एक एरो बना रहा हूं यहाँ पर, एक एरो यहाँ पर ऐसे बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ पर बना दिया। एक साइड का एरो बनाया हूँ, दोनों साइड का नहीं बनाया हूँ। तो एरो हेड का रेशियो होता है यहाँ पर, मान लीजिए आपका ये x है, तो ये जो होता है आपको ऑलरेडी बताया हूँ क्लास में, ये हमारा 3x होता है। ये अगर x है तो ये हमारा 3x होगा, मतलब 3:1 के रेशियो में होता है। हॉरिजॉन्टल वाला ये जो लेंथ होगा, ये 3 अगर लिया है हमने तो ये वाला 1 होगा, या ये 1 ले रहे हैं तो ये 3 होगा। उसी तरह से 3:1 होगा। मान लीजिए एरोहेड आपको बड़ा बनाना है, ये वाला आप 2 लिए हैं तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ये 2 लिए हैं तो ये लेंथ आपका 6 हो जाना चाहिए। तो लगभग हम लोग 6 के आसपास देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 6 आता है, जैसे करके इसको मिला देंगे, इसको कलर कर देंगे, डार्क कर देंगे, मींस पूरा शेडेड कर देंगे। ये हमारा 3:1 के रेशियो में हमेशा होता है। तो ये आपको एग्जैक्ट अपना ड्रॉ करके नहीं बनाना है, जब भी आप डायमेंशनिंग कीजिएगा तो एग्जैक्ट
उतना ड्रॉ नहीं करना है कि वो 3:1 के रेशियो में हो, बट आपको वैसा लगना चाहिए कि ये लेंथ उसका बड़ा आना चाहिए और ये लेंथ उसका छोटा आना चाहिए, वैसा आप ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा एग्जैक्ट बराबर नहीं कर दीजिएगा, ऐसा कभी भी आप एरो मत बनाइएगा, ऐसे एरो कभी मत बनाइएगा कि लगभग लगे कि दोनों बराबर है, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, दोनों बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए, 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो वैसा आप जब भी हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे तो वैसा डायमेंशनिंग करेंगे जहाँ पर लगे कि ये 3:1 के रेशियो में है, अबाउट लगना चाहिए। आप उतना मेजर स्केल से नहीं कीजिएगा कि 3 है तो ये 1 होना चाहिए, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाने होंगे। तो ये सब तो डायमेंशनिंग हमारा है, तो लगभग ऐसा आप हैंड का हैबिट कर लीजिए कि थोड़ा सा ये लेंथ बड़ा बन जाए और थोड़ा सा ये लेंथ छोटा बन जाए। बट इंटरव्यू पर्पस के लिए या वाइवा पर्पस के लिए आपको 3:1 हमेशा याद रखना होगा कि 3:1 होगा। बट ड्राइंग जब हम लोग करेंगे तो एग्जैक्ट उतना मेजर करके आपको ड्रॉ नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया था, टाइटल ब्लॉक भी हमारा 185x65 होता है, बट जब भी टाइटल ब्लॉक बनाएंगे शीट पर तो एग्जैक्ट उतना मेजर करके हमें नहीं बनाना है। टाइटल ब्लॉक या 150x50 होता है तो उतना एग्जैक्ट मेजर करके हमें नहीं करना है, बट रफली हम लोग कर लेंगे कि ये देखने में थोड़ा बड़ा लगे और ये देखने में थोड़ा छोटा लगे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए ये 3 थिंग्स हमको यूज पड़ती है, डायमेंशनिंग लाइन, एक्सटेंशन लाइन और एरोहेड लाइन, एरोहेड। तो ये हमारा डायमेंशनिंग हो गया। अब डायमेंशनिंग करने का कुछ मेथड्स है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स है। दो तरीके से हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि वो 2 तरीका कौन कौन सा है। तो डायमेंशनिंग करने का कुछ मेथड्स होता है, कुछ सिस्टम है, 2 तरीके का सिस्टम होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मैं यहाँ पर ऑलरेडी रब कर दिया हूँ, तो हम लोग डायरेक्टली डायमेंशनिंग करने का सिस्टम देख लेते हैं कौन कौन सा सिस्टम है। फर्स्ट जो है वो हमारा अलाइंड सिस्टम है, जिसको अलाइंड बोलते हैं। 2 तरीका मतलब बोल सकते हैं या 2 मेथड बोल सकते हैं। अलाइंड सिस्टम है जिस तरीके से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, और सेकेंड जो है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल है। यूनिट डायरेक्शन है, सेकंड जो है हमारा यूनिट डायरेक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं रैंडमली। मान लीजिए कि हमारा फिगर है, बॉक्स बना हुआ है। ये हमारा फिगर बना हुआ है। अब इसी का हमें डायमेंशनिंग करना है। इसका कुछ हाइट होगा, कुछ इसका विड्थ होगा, इसका हमें डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करने के लिए अगर अलाइंड सिस्टम है तो हम लोग कैसे डायमेंशनिंग करते हैं। सबसे पहले तो एरोहेड बना लेंगे, मतलब डायमेंशनिंग लाइन जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। कंटिन्यूअस थिन लाइन होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम लोग बनाएंगे। कंटिन्यूअस थिन लाइन से बना लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ मेरा, ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। कंटिन्यूअस थिन लाइन से हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एरोहेड जैसे बनाते हैं तो एरोहेड बना लेंगे। तो फास्ट करना है यहाँ पर, फर्स्ट तो मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। एरो बना लेते हैं यहाँ पर। ऐसा बनाना है कि लगे कि ऊपर का जो एरो है वो ज्यादा लेंथ का है और नीचे का जो है वो थोड़ा कम का है। हैंड से ही बनाना है, एग्जैक्ट मेजर करके आपको नहीं बनाना है। और दोनों साइड का अबाउट लगभग बराबर रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर हाइट रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा हम लोग बना लेंगे डायमेंशनिंग के लिए जैसे यूज करते थे। अब अगर अलाइंड है तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उसका यूनिट, जब उसका अमाउंट लिखना होता है कि कितना हाइट क्या, मान लीजिए ये हमारा 60 हाइट है, तो 60 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के लेफ्ट साइड आएंगे, लाइन के लेफ्ट साइड, और लाइन पर हम लोग जैसे अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं लाइन पर ही बैठकर उसी डायरेक्शन में लिख लेंगे। और जिस डायरेक्शन में लाइन होगा उसी तरफ टर्न हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग अपना हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, लाइन पर ही टच करके लिखते हैं, हम लोग वैसे ही करना है। लाइन पर टच करते हुए थोड़ा सा गैप होगा दे देंगे और उस डायरेक्शन में 60 ऐसे करके लिख देंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो करना क्या है, लाइन वाले में सबसे पहले हम लोग डायमेंशनिंग के लिए जो लाइन बनता है, डायमेंशनिंग लाइन, एरोहेड, एक्सटेंशन लाइन मिला देंगे, बना देंगे। बनाने के बाद जो भी उसका लेंथ होगा वो लेंथ यहाँ पर मिडिल के पास लिखना है और हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। अब अगर हॉरिजॉन्टल है तब कैसे करेंगे, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए सेम हम लोग डायमेंशनिंग लाइन बना लेते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन से। एक्सटेंशन लाइन बना लेते हैं, यहाँ एरोहेड बना लेते हैं। दोनों डायमेंशनिंग मेथड जो है, जो सिस्टम है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं।
अब मान लीजिए इसका 40 है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल के केस में हमेशा लाइन के ऊपर और वर्टिकल के केस में हमेशा लाइन के लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर 40 बीच में, मिडिल में लिख देंगे 40 मिडिल में, इसको टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गैप वहां पर रहना चाहिए। ये हमारा अलाइन सिस्टम है। जनरली आप बुक में देखोगे तो अलाइन सिस्टम ही यूज किया हुआ होता है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, जैसे कि आपका एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, लार्ज साइज मशीन हो गया। वहाँ पर अगर हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें जो शीट का साइज होता है, जो ड्राइंग शीट का साइज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज आप लोग अभी देखे नहीं हो कि कैसा वो यहाँ पर डायमेंशनिंग होगा। मान लीजिए कि कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर तो ज़्यादा बड़ा नहीं आ पाऊंगा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा बन गया है। अब इसी का हमें डायमेंशनिंग करना है। ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के अंदर आ गए हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का यूज वहां पर करेंगे जहां पर लार्ज साइज का हमें ड्राइंग करना है। वैसे करने के लिए स्मॉल में भी होता है, बट अगर लार्ज है तब इसी को हम लोग प्रेफर करते हैं। आप बुक में देखोगे तो कहीं कहीं इसका भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर लिया है, बट जनरली इसका यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लार्ज साइज ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, लार्ज साइज मशीन हो गया, उसका डायमेंशनिंग करना है तो उसके इसमें हम लोग यूनिडायरेक्शन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, और जो हम लोग यहाँ पे ये लिखते थे, यूनिट लिखते थे 60-40, जो इसका ये लिखते थे, इसका अमाउंट लिखते थे कि क्या क्वांटिटी है वो लिखते थे, वो उसका प्लेसिंग करने का तरीका यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डायमेंशनिंग लाइन में बनाएंगे तो बीच में हम लोग यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर किए, बीच में थोड़ा सा हम लोग खाली छोड़ देंगे, उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू करेंगे और फिर यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन देकर एरो बना लेंगे, एरो हेड, यहाँ पर भी सेम एक्सटेंशन लाइन देकर एरो हेड। इसमें डायमेंशनिंग जो होता है और लाइन रब करके एक ही डायरेक्शन में डायमेंशनिंग होता है। मतलब हम लोग अगर यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से लेकर, जनरली हम लोग नीचे ही रहते हैं, हमारा शीट जो होता है ऐसे रहता है, ये हमारा वर्टिकल है, बट ये जनरली हमारा शीट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होता है, हम लोग हमेशा नीचे के डायरेक्शन से देखते हैं, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हाइट यहाँ पर 70 है तो ये 70, थोड़ा सा बड़ा है 70 दे देते हैं, ये 70 ऐसे लिखाता है। यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल में एक ही डायरेक्शन में हमेशा डायमेंशनिंग देंगे, जैसे कि ये 70 है तो 70 ऐसे लिखाएगा। अब इसका जो लेंथ है, मान लीजिए कि ये लेंथ 80 का होगा, बीच में फिर यहाँ पे यूनिडायरेक्शन है तो बीच में हमारा हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा खाली होगा, एम्प्टी होगा, पूरा कंटिन्यूअस लाइन नहीं होगा, बीच में हल्का सा हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं और कंटिन्यूअस 3 लाइन होगा। ये एक्सटेंशन है, ये भी एरो हेड होगा, एरो हेड 3:1 जैसा होना चाहिए वैसा देंगे हम लोग। यहाँ पर मैं फ्री हैंड जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ बिकॉज टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका 80 है तो 80 कहाँ पर होगा, 80 यहाँ पर बीच में हो जाएगा। तो इसको यूनिडायरेक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसको हम लोग एक साइड से ही पढ़ सकते हैं। मान लीजिए शीट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत बड़ा लार्ज साइज, ये रूम के साइज का हमारा एयरप्लेन अगर रखा हुआ है, अगर उसका हम लोग ड्राइंग बनाएंगे और फिर उसको हमें पढ़ना होगा तब क्या करना होगा कि अगर इस डायमेंशनिंग सिस्टम में हम लोग यूज करेंगे तब क्या होगा कि इस साइड का लेंथ पढ़ने के लिए हम लोग उस साइड जाना पड़ेगा, सामने का लेंथ पढ़ने के लिए इधर से हमें पढ़ना होगा, फिर इस साइड का लेंथ पढ़ने के लिए हमें घूमकर उधर आना पड़ेगा, तब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग लार्ज सिस्टम यूज करते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करते हैं, जहां पर हम लोग एक साइड ही खड़ा अगर हो जाए, मान लीजिए कि इस साइड ही हम लोग देख रहे हैं, इस साइड से हमारा सारा डायमेंशन एक साथ में दिख जाएगा। जैसे 70 है, 80 है, यहाँ पर कुछ और डायमेंशन होगा, यहाँ पर कुछ और डायमेंशन होगा, तो सब हम लोग एक साइड ही खड़े अगर रहेंगे, इसके नीचे साइड से ही देखेंगे, शीट हमारा ऐसे रखा हुआ होगा हॉरिजॉन्टल पे, और अगर उधर से ही देखते हैं तो हमारा सारा डायमेंशन एक बार में दिख जाएगा। इसलिए इसको हम यूनिडायरेक्शन बोलते हैं, मतलब एक डायरेक्शन से ही हमारा सारा डायमेंशनिंग होता है और एक ही डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 70 है, 80 है, इस केस में कैसा होगा, ये हमारा 60 टर्न करके ऐसा हो जाएगा। वही अगर ऊपर भी रहता तब कैसे होता, कुछ कुछ लोग पूछते हैं, मैं जल्दी में रफली में यहाँ पर कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसा रहता तब कैसे करते हैं, कुछ स्टूडेंट वैसे भी पूछते हैं, मान लीजिए ऐसा रहता तो ये हमारा 40 था तो 40 ऐसे हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में करना होता, करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी नीचे किया हुआ तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आपको अगर नीचे ना करके ऊपर करना होता तब ऐसे करते, लेफ्ट साइड ना करके राइट साइड करना होता तब क्या करते हैं, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर दे रहा हूँ स्पीड में। ये 60 हमारा लेफ्ट में हमेशा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। अगर इधर नहीं है तब का बात है, तब इधर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी होगा, 70 करना है तो 70 ऐसे ही लिखाएगा, यहाँ पर भी 80 करना है ऊपर में तो 80 भी आपको ऐसे ही लिखना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा यूनि डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में आपको देना है। ये 70 लिखने का तरीका, 80 लिखने का तरीका हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, बीच में खाली होगा और जस्ट बीच में हम लोग वो डेटा जो होगा, वो जो इसका अमाउंट होगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो से, इसमें कुछ जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अलाइन सिस्टम सब जगह आप यूज कर सकते हैं, बट लार्ज साइज अगर है तो वहाँ पर हम लोग प्रेफर करते हैं यूनि डायरेक्शन को, बिकॉज यहाँ पर साइज ज़्यादा होने की वजह से हमें अगर अलाइन यूज करेंगे तो हमें टर्न होकर हर एक का डायमेंशन देखना पड़ेगा कि किसका कितना डायमेंशन है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। उस केस में हम लोग यूनि डायरेक्शन यूज करते हैं। इसलिए अगर स्मॉल स्टॉक ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा जो शीट पर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो जनरली सारा स्मॉल ही रहता है, तो उसके इसमें हम लोग अलाइन यूज कर सकते हैं। यूनिट डायरेक्शन जहाँ पर लार्ज साइज है, बट कहीं कहीं यूनिट डायरेक्शन नॉर्मल भी यूज किया जाता है। तो डाउट यहाँ पर आपको ये होता है कि हमें कौन सा यूज करना है। अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बुक भी आप देखोगे पीएस गिल का एंडी बर्ड का, तो कहीं कहीं ज्यादातर इसको यूज करता है, कहीं कहीं इसको भी यूज कर लिया है। तो अगर आपको टेंशन है तो आप इसी को यूज कीजिए। वैसा कोई इसमें फिक्स नहीं है कि इसी को यूज करना है उसको नहीं करना है, या उसी को करना है इसको नहीं करना है। जनरली उसको लार्ज साइज में हम लोग यूज करते हैं, बट बुक में आप देखोगे तो वो भी यूज किया हुआ है। तो आप प्रेफर इसको कर लीजिए अलाइन सिस्टम को, बिकॉज इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान है, बीच में ब्लैंक देने का जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि इसके लेफ्ट में देंगे और इसके अबव देंगे। तो आप प्रेफर इसी को कर लीजिए। जब भी आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायमेंशनिंग करना होगा तो अलाइन को यूज कर लीजिए। वैसा फिक्स नहीं है, आप यूज करने के लिए भी कर सकते हैं, बट प्रेफर इसी को कर लीजिए। जनरली ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी इंजीनियर्स का ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस ग्रुप का लिंक आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है, फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और एक और लिंक है paykun.in का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा। ये डोनेशन पर्पस के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ अमाउंट आप खुद से देना चाहते हैं, बिकॉज सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी अमाउंट आपको खुशी से कुछ पे करने का मन है, कुछ डोनेट करने का मन है, तो इस paykun.in पर क्लिक करके आप डोनेशन वाले लिंक पर जाकर वहाँ पर अपना डिटेल देकर कुछ भी अमाउंट वहाँ पर फिल करके आप कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो भी हम लोग इक्विपमेंट चूज करते हैं वो उसको परचेस करने में, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने में हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।